हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूली 34। आज हम संसाधनों के प्रकार पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में संसाधन के बारे में जान चुके हैं। अतः चलिए हम संसाधनों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। संसाधन के आधारभूत गुणों के आधार पर इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है विकास के आधार पर, तीसरा है समाप्यता के आधार पर और चौथा है स्वामित्व अर्थात उसकी मालिकाना हक के आधार पर। चलिए अब हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार को देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जीव संसाधन और दूसरा है अजीव संसाधन। जीव संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो जीवमंडल में पाए जाते हैं और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जो सजीव होते हैं। वैसे संसाधन जीव संसाधन के अंतर्गत में आते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जीव आदि। दूसरा है अजीव संसाधन। अजीव संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता, अर्थात जो निर्जीव होते हैं, जैसे चट्टान, धातु आदि अनिर्जीव होते हैं और इनमें जीवन व्याप्त नहीं होता। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन अथवा पुनः पूरित संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, जिन्हें फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन अथवा पुनः पूरित संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जो भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा फिर से प्राप्त किया जा सकता है। वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। क्योंकि इन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है, अतः इसी गुण के कारण इसे पुनः पूरित संसाधन भी कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु, ये सभी फिर से प्राप्त किए जा सकते हैं एक बार उपयोग करने के पश्चात, एवं ये कभी भी समाप्त होने वाले संसाधनों में से नहीं है। अतः इन्हें नवीकरणीय संसाधन अथवा पुनः पूरित संसाधन भी कहा जाता है। अब हम संसाधन के दूसरे प्रकार पर चर्चा करेंगे, वे हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिनका निर्माण केवल और केवल एक ही बार किया जा सकता है एवं उनके निर्माण हेतु लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इन लाखों करोड़ों वर्ष में उन्हें एक लंबे भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा गुजरना पड़ता है। अतः इन्हें अनवीकरणीय संसाधन या पुनः अपूरित संसाधन भी कहा जाता है, जिन्हें इनकी पूर्ण क्षमता के कारण ही इसे पुनः अपूरित संसाधन कहा जाता है, अर्थात जिन्हें फिर से कभी भी रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, जिन्हें रिकवर जिसका फिर से कभी नहीं होगा। जैसे खनिज, जीवाश्म, क्योंकि खनिज का एक बार उपयोग करने के पश्चात इसे किसी भी प्रकार से फिर से पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। एक बार उस वह खनिज अगर खत्म हो जाए तो फिर से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः उसे अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। कुछ अनवीकरणीय संसाधनों का नवीकरण तो संभव है, लेकिन उसे इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिसका इस पृथ्वी में कोई भी महत्व नहीं है। अगर कोई वस्तु बनने में अनेकानेक वर्ष लग जाते हैं, जिसमें लगभग 100 पीढ़ी मानव की 100 पीढ़ी लग जाए, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं बनता। अतः इन संसाधनों को भी अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। संसाधन को उसकी तीसरी आधारभूत प्रणाली के आधार पर अर्थात स्वामित्वता के आधार पर 4 भागों में पुनः बांटते हैं। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन कहलाते हैं जिनका मालिकाना हक या तो एक व्यक्ति या एक व्यक्ति से अधिक जिनमें हो सकते हैं, मगर कोई एक विशिष्ट समुदाय उस पर कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि किसी किसान की एक भूमि है जिस पर केवल और केवल उसी का अधिकार होता है, उस पर पूरे एक समुदाय हक नहीं जमा सकता। अतः ये सभी चीज़ें व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आती है। अब दूसरा है सामुदायिक। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिस पर अधिकार एवं कार्य रक्षण की व्यवस्था एवं प्रणाली
पूरे समुदाय के हाथों में होती है एवं उसका देखरेख भी पूरा समुदाय करता है और उसका इस्तेमाल भी पूरा समुदाय करता है। वैसे संसाधन सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। जैसे किसी एक मैदान का उपयोग केवल एक अथवा दो व्यक्ति नहीं करता, बल्कि पूरा के पूरा लोकेलिटी, पूरा कॉलोनी करता है। अतः ये सभी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, सामुदायिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में वे सभी संसाधन आते हैं जिनका नियंत्रण एवं कार्यरक्षण की प्रणाली एक विशिष्ट राज्य करती है, एक विशिष्ट राष्ट्र करती है। वैसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे एक सड़क, भारत एक राष्ट्र की सड़क, रेल मार्ग, नहर आदि पर किसी एक राज्य का अधिकार नहीं होता, बल्कि अथवा किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं होता, बल्कि पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है। ऐसे संसाधन राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जानने से पहले हम एक तथ्य पर चर्चा कर लेते हैं, वो है समुद्री नॉटिकल मील। समुद्री नॉटिकल मील समुद्र की चौड़ाई को मापने के लिए उपयोगी की जाती है। मगर एक राष्ट्र की श्रेणी केवल और केवल 12 समुद्री नॉटिकल मील अथवा 22.2 नॉटिकल किलोमीटर तक ही होती है। अतः ये एक राष्ट्रीय संपदा तब 22.2 किलोमीटर तक ही होगी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के अंतर्गत में इसके बाहरी क्षेत्र आते हैं। चलिए अब हम अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन कहलाते हैं जो किसी एक राष्ट्र के अपमार्जक क्षेत्र से दूर हो, उस पर किसी एक विशिष्ट राज्य का अधिकार नहीं होता है अथवा विशिष्ट राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है, उस पर पूरे के पूरे देश का पूरे विश्व का अधिकार होता है और उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्य करती है। वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब विकास के आधार पर हम संसाधनों को पुनः 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार और चौथा है संचित कोष। अब हम संभावित संसाधन के बारे में जानेंगे। संभावित संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जो पृथ्वी में व्याप्त तो हैं, जो विद्यमान हैं, मगर अभी तक वे सभी संसाधन प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं, मगर भविष्य में उसके उपयोगी की आशा है। वैसे संसाधन संभावित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। संभावी का ही अर्थ होता है संभावी। जैसे 200 वर्ष पहले गुजरात एवं राजस्थान में पवन एवं सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा था, तब वे सभी संभावित अथवा संभावित संसाधन थे, मगर इसका उपयोग अभी किया जा रहा है। अतः संभावित संसाधन अब विकसित संसाधन के रूप धारण कर चुकी है। अतः अब हम जानेंगे दूसरा पार्ट, वो है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिनकी मात्रा और गुणवत्ता, क्वांटिटी एंड क्वालिटी निर्धारित की जा चुकी हो। वैसे सारे संसाधन विकसित संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। विकसित संसाधन का निर्धारण 2 मापदंड पर होता है। पहला है समाप्यता के आधार पर, संभाव्यता के आधार पर, और दूसरा है प्रौद्योगिक क्षमता के आधार पर। अब हम भंडारण पर चर्चा करेंगे। भंडारण पर्यावरण में उपलब्ध वे सारे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है, लेकिन उचित प्रौद्योगिकी अभाव के कारण ये इसका उपयोग अभी तक मानव तक नहीं पहुंच पाया है। ये सारे संसाधन, इसलिए ये सभी चीज़ें भंडार के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जल का विखंडन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में कर इसका उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोजन ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है, परंतु अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अब हम चौथा संसाधन के प्रकार पर चर्चा करेंगे और वो है संचित कोष। संचित कोष भी एक भंडारण का ही हिस्सा है, जिन्हें तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु अभी तक उसका आरंभ नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ही वर्षों के अंतराल में इसका प्रारंभ किया जाना निश्चित है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कि
नवनिर्मित बांध का उपयोग अभी तक जल विद्युत के रूप में प्रयोग नहीं लाया जा रहा है, परंतु कुछ ही वर्षों के अंतराल में इसका प्रयोग में लाया जाना निश्चित है। ये सारे संसाधन इसके अंतर्गत आते हैं। संचित कोष। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में संसाधन संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।